हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 360वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिए, ठीक है। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी और लता मंगेशकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी जो शहनाई वादक हैं और लता मंगेशकर जी जो पार्श्व गायिका हैं, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2001 में। 2001 में भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक जो हैं उनको और लता मंगेशकर जी को, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, उस्ताद अली अकबर खां के बचपन का नाम है। उस्ताद अली अकबर खां जो मैहर घराने के सरोद वादक हैं, इनके बचपन का नाम था आलूदा, ठीक है। आलूदा इनको बचपन में कहते थे प्यार से, और ये सरोद वादक हैं मैहर घराने के, और इनके गुरु हैं उस्ताद अलाउद्दीन खां या बाबा अलाउद्दीन खां। पिता भी हैं और गुरु भी हैं। तीसरा प्रश्न है, उस्ताद अली अकबर खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो उस्ताद अली अकबर खां जी वाद्य यंत्र बजाते थे सरोद वाद्य। सरोद वाद्य के ये पारंगत कलाकार थे उस्ताद अली अकबर खां जी। चौथा प्रश्न है, शहनाई वाद्य में स्वरों की उत्पत्ति की जाती है। शहनाई वाद्य में स्वरों की उत्पत्ति की जाती है पत्तियों की सहायता से। जो शहनाई वाद्य में पीछे की तरफ एक अलग से मतलब स्वरों को चढ़ाने उतारने के लिए जो पीछे की तरफ लगाई जाती हैं, जिस पर फूंक मारा जाता है, मतलब मेन जिस पर ओठों को रखा जाता है, तो उसको ही पत्तियां कहते हैं, ठीक है। तो शहनाई वाद्य में जो है पत्तियों की सहायता से स्वरों को उत्पन्न किया जाता है। वैसे मेन तो सुरसिर वाद्य है तो हवा का ही मेन यूज़ है, पर पत्तियां जो है वो सहायक हैं शहनाई वाद्य में स्वरों को उत्पन्न करने के लिए। पांचवा प्रश्न है, तानपुरा को बजाया जाता है। तानपुरे को बजाया जाता है उंगलियों की सहायता से। उंगलियों की सहायता से तानपुरे को बजाया जाता है, यानी कि उंगलियों से तारों को जब छेड़ा जाता है तब वो स्वर उत्पन्न करते हैं। तो तानपुरे को बजाया जाता है उंगलियों की सहायता से। छठवां प्रश्न है, तबले का ठेका सुनकर आप पहचानेंगे। तबले का ठेका सुनकर पहचानेंगे ताल। कौन सा ताल बज रहा है, किस लय में बज रहा है, इसकी पहचान जो है ठेके को सुनकर की जाती है, ठीक है। इसके बाद सातवां प्रश्न है, रजाखानी गत को बजाया जाता है। रजाखानी गत को लखनऊ घराने में बजाया जाता है। तो लखनऊ घराने को लखनवी घराना भी कहते हैं। तो रजाखानी गत का जो घराना है वो लखनऊ घराना है या लखनवी घराना है, ठीक है। इसके बाद आठवां प्रश्न है, घसीट का प्रयोग होता है। घसीट का प्रयोग होता है सारिका युक्त वाद्यों में। जिन वाद्यों में सारिका लगे होते हैं, पर्दे लगे होते हैं, उन वाद्यों में घसीट का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि सितार। सितार में घसीट का प्रयोग होता है, ठीक है। नौवां प्रश्न है, सूत का प्रयोग होता है। सूत का प्रयोग होता है सारिका रहित वाद्यों में। जिन वाद्यों में सारिका नहीं होती है, पर्दे नहीं होते हैं, उन वाद्यों में सूत का प्रयोग किया जाता है। घसीट, सूत और मींड ये तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है। घसीट जैसे घसीट होता है वैसे ही सूत होता है और वैसे ही मींड होता है। बस अंतर ये है कि मींड का प्रयोग जो है वो गायकी में किया जाता है, एक स्वर से दूसरे स्वर पर जाते हैं और बीच के स्वरों को टच करते हुए जाते हैं, तो इसको कहते हैं मींड। और यही कार्य सारिका युक्त वाद्यों में अगर किया जाए तो उसको कहते हैं घसीट, ठीक है। सारिका युक्त वाद्यों में, जिन वाद्यों में सारिकाएं होती हैं जैसे कि सितार, उसमें यदि एक स्वर से दूसरे स्वर पर जा रहे हैं और बीच के स्वरों को टच करते हुए जा रहे हैं तो उसको घसीट कहेंगे। और सारिका रहित यानी कि जिसमें सारिकाएं ना हो
उन वाद्यों पर यदि एक स्वर से दूसरे स्वर पर जा रहे हैं बीच के स्वरों को टच करते हुए तो उसको घसीट कहेंगे। ठीक है, तो मींड, घसीट और सूत तीनों का मतलब एक ही है, बस अंतर ये है कि तीनों का उपयोग जो है अलग अलग होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अवनद्ध वर्ग के वाद्यों को पाश्चात्य संगीत में कहते हैं। अवनद्ध वर्ग के वाद्यों को वेस्टर्न म्यूजिक यानी कि पाश्चात्य संगीत में कहते हैं मेम्ब्राफोनिक वाद्य। आप इंग्लिश में इसको मेम्ब्राफोनिक इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं और हिंदी में आप इसको कह सकते हैं मेम्ब्राफोनिक वाद्य। ठीक है, तो अवनद्ध वर्ग के वाद्यों को वेस्टर्न म्यूजिक में मेम्ब्राफोनिक इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। 11वां प्रश्न है, अब्दुल लतीफ़ खां जी हैं। अब्दुल लतीफ़ खां जी हैं सारंगी वादक। सारंगी वाद्य के वादक हैं अब्दुल लतीफ़ खां जी। 12वां प्रश्न है, मेलापक है। मेलापक का संबंध है प्रबंध से। प्रबंध का धातु है मेलापक। ठीक है, मेलापक जो है प्रबंध का धातु है। 13वां प्रश्न है, मींड का प्रयोग किया जाता है। मींड का प्रयोग किया जाता है गायकी में। मैंने ऊपर बताया है कि मींड, सूत, घसीट तीनों का यूज जो होता है, उपयोग जो है एक समान है, मतलब कि तीनों का कार्य जो है एक ही है, बस अंतर ये है कि मींड का प्रयोग गायकी में किया जाता है, सूत का प्रयोग सारिका रहित वाद्यों में किया जाता है और घसीट का प्रयोग सारिका युक्त वाद्यों में किया जाता है। ठीक है, तो मींड का प्रयोग किया जाता है गायकी में। ठीक है, गाने के साथ गाने में मींड का प्रयोग किया जाता है। एक स्वर से दूसरे स्वर पर जाते हैं मींड में और बीच के स्वरों को टच करते हुए जाते हैं। इसके बाद 14वां प्रश्न है, हाथी दांत के छोटे छोटे टुकड़े जो तानपुरे की सभी तारों में घोड़च और कील के मध्य पिरोए जाते हैं उसे कहते हैं। हाथी दांत का छोटा छोटा टुकड़ा होता है जो तानपुरे की सभी तारों में घोड़च और कील के मध्य पिरोया जाता है उसे कहते हैं मनका। मनका जो होता है वो घोड़च और कील के मध्य तानपुरे में एक मोतीनुमा आकृति होती है जो हाथी के दांत का बना होता है, तो उसको उन तारों में रखा जाता है, पिरोया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, तानपुरे का तुम्बा होता है। तानपुरे का या सितार का जो तुम्बा बना होता है वो होता है लौकी का। ठीक है, राजस्थानी लौकी होता है उसका ही तानपुरे और सितार का जो तुम्बा होता है बना होता है। और कद्दू का भी बना होता है, कुछ जगहों पर कभी कभी कद्दू का भी प्रयोग कर लेते हैं, वैसे राजस्थानी लौकी का प्रयोग करते हैं तानपुरे के तुम्बे को बनाने के लिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, तानपुरे में तार होते हैं। तानपुरे में 4 तार होते हैं। ठीक है, तानपुरे में तारों की संख्या है 4। तानपुरे का जो उपयोग है वो स्वरों को उत्पन्न करता है तानपुरा, और जिसकी सहायता से स्वरों को हम साध सकते हैं। इसका प्रयोग जो है क्लासिकल गायकी के साथ मुख्य रूप से किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, यदि 36 इंच पर तार सप्तक का षड्ज स्वर है तो पंचम स्वर होगा। यदि 36 इंच पर तार सप्तक का षड्ज स्वर है तो मध्य सप्तक का पंचम स्वर होगा 24 इंच पर। 24 इंच पर पंचम स्वर होगा और तार षड्ज 36 इंच पर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, शाहजहां के दरबारी संगीतज्ञ थे। शाहजहां जो मुगल शासक थे इनके दरबारी संगीतज्ञ थे छतर खां। इनका मुख्य नाम छतर सिंह है। ठीक है, पर इनको छतर खां बुलाया जाता है। ये शाहजहां के दरबारी संगीतज्ञों में से एक थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र के लेखक हैं। नाट्यशास्त्र ग्रंथ के लेखक हैं भरत मुनि जी। भरत मुनि जी ने नाट्यशास्त्र ग्रंथ को लिखा है। ठीक है, इसके बाद आखिरी प्रश्न है, लक्षण गीत का उद्देश्य है। लक्षण गीत का उद्देश्य है राग का परिचय कराना। राग का जो परिचय कराता है वो होता है लक्षण गीत। यदि जैसे किसी राग में बंदिशें जो होती हैं किसी राग की, तो उन बंदिशों के द्वारा भी आपको राग का अनुमान हो जाता है कि ये किस राग की बंदिश है। तो आपको बंदिशें अवश्य याद होनी चाहिए। यदि आपको राग की स्वर
राग के जो स्वर है, राग का जो चलन है वो नहीं याद है, यदि बंदिश आपको याद है कि किस राग का कौन सा बंदिश है, तो आप उसको गुनगुना कर भी राग का जो है चलन समझ सकते हैं। ठीक है, राग की बंदिशों को गुनगुना कर, याद करके और गा कर आप राग का चलन आसानी से समझ पाएंगे। तो इसलिए आपको राग के लक्षण गीतों को, राग की बंदिशों को अवश्य ही याद करना चाहिए। तो इस प्रश्न में पूछा गया है लक्षण गीत का उद्देश्य है, तो लक्षण गीत का उद्देश्य है राग का परिचय कराना। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए जो संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। यदि आप उनसे शेयर कर देते हैं, यदि अभी तक उनको इस चैनल की जानकारी नहीं है, तो हो सकता है आगे आने वाली परीक्षा की तैयारी करने के लिए उनको कुछ मदद हो सके। ठीक है, इसलिए आप इस चैनल को शेयर ज़रूर करिए, इन वीडियोस को शेयर ज़रूर करिए। आज ये 360वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 359 वीडियोस को बनाया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने अभी तक उन महत्वपूर्ण वीडियोस को नहीं देखा है तो अवश्य ही देख लीजिए, जिससे कि आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी हो पाए। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 361वें दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।